had that third failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. 1990s का आखिरी दौर था। अमेरिका की तारीख का वो अजीबो-गरीब वक्त जब हर तरफ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, इंटरनेट। एक नया जादू था, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो तारीख में पहले कभी इतनी तेज़ी से इतने सारे लोगों तक नहीं पहुंची थी। In the late 90s, the dot-com bubble started to grow as the internet became a part of people's daily lives. No technology in history has ever spread so far, so fast to so many people. It's very easy to predict that there are going to be lots of successful companies born of the internet. ये वो दौर था जब लोग कहते थे कि अगर आपके पास सिर्फ एक चीज़ है, एक वेबसाइट, तो आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। बिजनेस प्लान है या नहीं फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आइडिया है या नहीं फ़र्क नहीं पड़ता। इसे कहते थे द .com बबल। आप इस वेबसाइट पर किताबें बेच सकते थे, जानवरों का खाना बेच सकते थे या सिर्फ रेडियो चला सकते थे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। It's become a place where people are publishing information. Right. So everybody can have their own homepage, companies are there, the latest information. It's wild. The internet is changing everything it touches. We're linked to literature, the arts, the world at your fingertips. अगर आपके नाम के आगे .com लगा है तो इन्वेस्टर्स आप पर पैसों की बारिश कर देंगे। और इसी डिजिटल गोल्ड रश के बीच एक नौजवान साउथ अफ्रीकन इमिग्रेंट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी छोड़कर इस तूफान में कूद पड़ा और उसका नाम था इलॉन मस्क। लेकिन ये कहानी इस बारे में नहीं है कि उसने इस गोल्ड रश से कितने पैसे कमाए। ये कहानी इस बारे में है कि उसने वो सारा पैसा कहाँ लगाया। जब इलॉन ने इस टेक गोल्ड रश को देखा तो उसने स्टैनफोर्ड छोड़ दिया और एक ऑनलाइन सिटी गाइड बनाई। सिर्फ चंद साल बाद उसने इस कंपनी को $307 मिलियन में बेच दिया। इस डील से उसे $22 मिलियन का फायदा हुआ। लेकिन वो यहाँ रुका नहीं, फौरन उसने एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम था X.com। यही कंपनी आगे जाकर दुनिया भर में पेपाल के नाम से मशहूर हुई। और जब ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीदा तो इलॉन मस्क ने टैक्सेस के बाद $180 मिलियन कमाए। सिर्फ 3 साल के अंदर 30 साल की उम्र से पहले इलॉन मस्क के बैंक अकाउंट में $180 मिलियन से ज़्यादा आ चुके थे। लेकिन आप जानते हैं इससे भी ज़्यादा पागलपन वाली बात क्या है? उसने अपने $180 मिलियन में से हर एक पैसा, अपनी पूरी दौलत 3 अजीबोगरीब बिल्कुल पागलपन वाले आइडियाज़ में लगा दी। उसने $100 मिलियन एक स्पेस स्टार्टअप में लगाया जिसका नाम था SpaceX। उसने $70 मिलियन एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार कंपनी में लगाया जिसका नाम था टेस्ला। और उसने बचे हुए $10 मिलियन एक सोलर एनर्जी स्टार्टअप में लगाया जिसका नाम था द सोलर सिटी। क्या आप इस फैसले की गहराई को समझ सकते हैं? इलॉन मस्क ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दुनिया के 3 सबसे रूथलेस, सबसे बेरहम इंडस्ट्रीज़ में एक ही वक्त पर कदम रखा। हर इंडस्ट्री में ऐसी जाइंट कंपनीज थी जो नाश्ते में 3-3 इलॉन मस्क खा सकती थी। इलॉन मस्क का एरोस्पेस में ना कोई बैकग्राउंड था, ना कोई डिग्री, और उसका मुकाबला था बोइंग और लॉकहेड मार्टिन जैसे डीमोन से। जिस वक्त SpaceX फंडिंग के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था, उस वक्त लॉकहेड मार्टिन $42.7 बिलियन की सेल्स कर रहे थे। इलॉन मस्क का कार मैन्युफैक्चरिंग से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था और यहाँ उसका मुकाबला था फोर्ड और टोयोटा जैसे टाइटन से, जिनका मार्केट कैप $100 बिलियन से भी ज़्यादा था। ये वो कंपनीज थीं जो पिछली 1 सदी से इंडस्ट्रीज़ पर राज कर रही थी। लेकिन आप जानते हैं कि इलॉन ने क्या किया? उसने कहीं से आकर पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि वो एक ऐसी कार बनाएगा जो फोर्ड से बेहतर होगी, जनरल मोटर से बेहतर होगी और लेजेंडरी टोयोटा मोटर से भी बेहतर होगी। एक तरफ नासा जैसी स्पेस एजेंसीज के लिए मार्स पर लैंड करना मुश्किल था, दूसरी तरफ एलन मस्क ने कहा मैं मार्स पर सिर्फ लैंड नहीं करना चाहता, मैं मार्स पर पूरा शहर बसाना चाहता हूँ। मजाक लगता है ना? उस वक्त ये वाकई मजाक लगता था। हर किसी ने उसे पागल करार दिया। उन्होंने कहा इलोन खिलौने बना रहा है, रॉकेट्स नहीं, टेस्ला कार नहीं, एक मजाक है। People who've been in the rocketry business for decades, who say about you that you don't know what you don't know. SpaceX's lack of experience bothers some NASA legends like Apollo astronauts Neil Armstrong and Gene Cernan. They've testified to Congress that the Obama administration's drive to commercialize space could compromise safety and eventually cost the taxpayers.
Now is the time to overrule this administration's pledge to mediocrity. और ये ट्विटर पर बैठे आम लोग नहीं थे, ये एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने इंजीनियरिंग में अपनी ज़िंदगी के कई डिकेड्स गुजारे थे। उन्होंने सिर्फ तनकीद नहीं की, वो उस पर हंसे। नील आर्मस्ट्रांग और जीन कार्मन जैसे अपोलो एस्ट्रोनॉट्स ने कांग्रेस के सामने गवाही दी कि स्पेस को कमर्शियलाइज करने से सेफ्टी खतरे में पड़ सकती है। इस बात ने इलॉन मस्क को बहुत ही दुख पहुंचाया, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि इलॉन मस्क तारीख का ऐसा करिश्मा दिखाने वाला है जो सबको हिला कर रख देगा। On a remote island in the Pacific Ocean, Falcon 1 did it. We have liftoff. This time around, everything worked. SpaceX became the first to privately develop and successfully launch a liquid-fueled rocket to orbit. This is when SpaceX evolved from an engineering dream into a business. सवाल ये है कि इतने कम पैसों के साथ, बगैर किसी तजुर्बे और दुनिया के तमाम जायंट्स के खिलाफ, इलॉन मस्क ने आखिर ऐसा क्या किया? उसने अपने रॉकेट्स कैसे लॉन्च किए और स्पेसएक्स को दुनिया की सबसे कीमती प्राइवेट कंपनी कैसे बनाया? Yeah, 2008 we had the third consecutive failure of the Falcon 1 rocket for SpaceX. The reason that there hasn't been a huge number of a big improvement in the space industry. Talk about space exploration just for a moment. How is it going in terms of creating the systems that will engage us in space exploration? Musk decided that the only way to get an affordable rocket was to build it himself. Read every book I possibly could on rocket engineering and decided to try giving it a go. And he started SpaceX. He's obviously a gambler, and many times he has put all of his money down and taken great risk. $100 million into something that you did not believe would work at the beginning. Yes. What our industry needed was somebody like, say, a Steve Jobs, somebody that could really push the envelope. ये कहानी शुरू होती है रशिया से। साल 2001 इलॉन मस्क रशिया के एक ऑफिस में दाखिल होता है। इलॉन मस्क रशिया जाकर उनसे रॉकेट्स लेने की बात करता है और वो ऑफर करता है $8 मिलियन की, जिस पे रशियंस उसे कहते हैं कि एक रॉकेट $18 मिलियन से कम नहीं मिलेगा। और तभी इलॉन मस्क डिसाइड करता है कि स्पेस ट्रैवल को आसान बनाने के लिए उसे रॉकेट्स भी खुद ही मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे। ऐसी मीटिंग के बाद ज़्यादातर लोग गुस्सा हो जाते, हार मान लेते या किसी और सप्लायर को ढूंढते। लेकिन आप जानते हैं इलॉन ने क्या किया? उसने वाकई अपने रॉकेट्स खुद बनाने का फैसला कर लिया। ये कोई हवाई ख्वाब नहीं था, इसके पीछे एक जीनियस फ्रेमवर्क था। एक ऐसा फ्रेमवर्क इतना पावरफुल कि जहां रशियंस एक रॉकेट के $18 मिलियन से ज़्यादा मांग रहे थे, वहीं स्पेसएक्स ने अपना रॉकेट सिर्फ $6.7 मिलियन में लॉन्च कर दिया। और ये कीमत इतनी कम थी कि नासा और बोइंग जैसे जाइंट्स भी दंग रह गए। रशिया से वापस आते हुए इलॉन ने यह समझने की कोशिश की कि एक रॉकेट बनाने की असल लागत क्या है। उसे पता चला कि रॉकेट्स बुनियादी तौर पर एल्यूमिनियम अलॉयज, टाइटेनियम, कॉपर और कार्बन फाइबर से बनाए जाते हैं। उसने हिसाब लगाया कि इन मटेरियल्स को डायरेक्ट खरीदने से एक रॉकेट का रॉ मटेरियल कॉस्ट उसकी आखिरी कीमत का 2% से भी कम होता है। मिसाल के तौर पर एक रॉकेट जो खरीदने में $60 मिलियन का था, उसका रॉ मटेरियल सिर्फ 2 से 3 मिलियन का था। तो वो अपनी टीम के पास गया और पूछा, हम एक ऐसी चीज़ के लिए $60 मिलियन क्यों दे रहे हैं जिसे बनाने में सिर्फ $2 मिलियन लगते हैं? इलॉन ने एक चार्ट बनाया, एक तरफ रॉ मटेरियल कॉस्ट और दूसरी तरफ परचेज कॉस्ट। उसने कहा कि इन दोनों का रेशो सबसे कम होना चाहिए। जब भी रेशो बहुत ज़्यादा होगी, टीम को कॉस्ट कम करने के तरीके ढूंढने होंगे। मिसाल के तौर पर रॉकेट्स में एक कंपोनेंट होता है जिसे टर्बो पंप कहते हैं। इसके रॉ मटेरियल यानी स्टील और एल्यूमिनियम की कीमत सिर्फ $10,000 थी, लेकिन सप्लायर से खरीदने की कीमत $2 लाख थी। ये 20 गुना मार्कअप था। जब भी ये इंडेक्स इतना हाई होता था, इलॉन सवाल करता था, हम $2 लाख क्यों दे रहे हैं एक ऐसी चीज़ के लिए जिसका मटेरियल सिर्फ $10,000 का है। इस तरह उसने अपनी टीम से रॉकेट के हर कंपोनेंट पर सवाल करने को कहा। और जब टीम ने गहराई में जाकर देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग की दुनिया इतनी ख़राब और इनएफिशिएंट है कि सप्लायर्स ऐसी चीज़ों के लिए लॉकहीड और बोइंग से 100 गुना से ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, जो एक कॉलेज के वेयर हाउस में बनाई जा सकती थी। यकीन नहीं आता
ये देखिए, नासा की पॉलिसीज इतनी बेवकूफ़ाना थी कि वो एक सिंगल लैच यानी कुंडी के $1500 यानी 1,30,000 रुपये दे रहे थे। तो एलन मस्क ने पूछा, हमें एक कुंडी के लिए $1500 क्यों दे रहे हैं? इंजीनियर जवाब दिया, मिस्टर मस्क, क्योंकि ये एरोस्पेस ग्रेड लैचेस हैं। एलन ने पूछा, ये ऐसा क्या खास करती हैं? तो पता चला कि वो कुंडी सिर्फ दरवाज़ा बंद करती हैं और कुछ नहीं। एलन मस्क सीधा एक हार्डवेयर स्टोर पर गया और एक $30 की बाथरूम की कुंडी उठाई, उसे टेबल पर मारा और कहा कि ये चांद पर, मार्स पर और हर जगह दरवाज़ा बंद करेगी। और इस तरह एक बाथरूम की कुंडी खरीद कर एलन मस्क ने हर लैच पर $1,470 बचाए और एक कंपोनेंट की कीमत 49 गुना कम कर दी। अगर एक रॉकेट में 200 लैचेस हों तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि उसने कितने ज़्यादा पैसे बचाए। इसी तरह एलन ने अपने 5000 टन के स्पेसएक्स स्टारशिप की लागत को बहुत कम कर दिया, सिर्फ एरोस्पेस ग्रेड कार्बन फाइबर की बजाय स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल करके। इससे इतना बड़ा फ़र्क पड़ा कि जहां कार्बन फाइबर $200 पर केजी का था, वहां स्टेनलेस स्टील सिर्फ $3 से $4 पर केजी का था। इससे एक फैसले ने स्पेसएक्स के मिलियंस ऑफ डॉलर्स बचाए। लेकिन रॉ मटेरियल्स की कीमत कम करना और बाथरूम की कुंडियाँ इस्तेमाल करना कहानी का सिर्फ एक हिस्सा था। असल इनकलाब और असल जादू अभी आना बाकी था। इस सस्ती इंजीनियरिंग के ऊपर एलन ने वो कर दिखाया कि उस वक्त सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में होता था। उसने बनाए रीयूजेबल रॉकेट्स जो स्पेस में जा सकते थे और फिर बिल्कुल एक फिल्म की तरह वापस ज़मीन पर लैंड भी कर सकते थे। ये मंजर माइंड ब्लोइंग था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जादू, रीयूजेबल रॉकेट्स स्पेसएक्स के लिए इतने ज़रूरी क्यों थे? ये देखें, एक रॉकेट की कीमत को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला और सबसे महंगा हिस्सा होता है फर्स्ट स्टेप। इसमें रॉकेट के बड़े इंजन्स और फ्यूल टैंक्स होते हैं। फिर आता है पेलोड फेयरिंग। ये रॉकेट की नोज़ होती है जो अंदर के सामान यानी सैटेलाइट्स या एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च के झटकों से बचाती है। और आखिर में है सेकंड स्टेज, जो सामान को उसके आखिरी ऑर्बिट तक पहुंचाती है। अगर एक रॉकेट की कीमत $60 से $80 मिलियन है तो उसमें $36 से $48 मिलियन सिर्फ पहली स्टेज पर खर्च होते हैं। लेकिन बड़े बड़े टाइटन्स जैसे बोइंग वगैरह वो सब क्या कर रहे थे? वो अपने रॉकेट का सबसे महंगा हिस्सा फर्स्ट स्टेज इस्तेमाल के बाद कचरे की तरह फिजा में डाल देते थे या समंदर में गिरा देते थे। तसव्वुर करें, आप एक बोइंग 747 जहाज़ में सफ़र करें और मंजिल पर पहुंचने के बाद उस जहाज़ को समंदर में फेंक दिया जाए। हर फ्लाइट के लिए एक नया जहाज़। इतने पैसे ज़ाया किए जा रहे थे और यहीं पर स्पेसएक्स ने पूरा खेल बदल दिया। उनका फैल्कन 9 रॉकेट सिर्फ लॉन्च नहीं होता, वो वापस भी आता है। अपने सेकंड स्टेज को ऑर्बिट में छोड़ने के बाद रॉकेट पहले की स्टेज एक ज़बरदस्त फीट ऑफ इंजीनियरिंग के ज़रिए वापस ज़मीन पर स्टेशन पर वर्टिकली लैंड करता है और लैंड होने के बाद ये रॉकेट अगली फ़्लाइट के लिए तैयार है। यहाँ तक कि रॉकेट्स का पेलोड फेयरिंग, जिसे बोइंग समुंदर में फेंक देता है, स्पेसएक्स के फेयरिंग्स पैराशूट्स इस्तेमाल करते आहिस्ता आहिस्ता समंदर में उतरते हैं और फिर स्पेसएक्स की टीम एक जहाज़ पर जाकर उन्हें वापस ले आती है। रॉकेट्स का सिर्फ सेकंड स्टेज वाला हिस्सा वापस नहीं आता क्योंकि वो ऑर्बिट में चला जाता है। इसके अलावा रॉकेट का सारा हिस्सा रीयूजेबल है। इसी रिकवरी, इन हाउस प्रोडक्शन और रीयूजेबिलिटी के ज़रिए स्पेसएक्स ने रॉकेट्स की कीमत को इस हद तक कम कर दिया कि जहां रशियंस एक रॉकेट के $18 मिलियन मांग रहे थे, वहीं स्पेसएक्स ने अपना पहला रॉकेट सिर्फ $6.7 मिलियन में लॉन्च कर दिया। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये इतना आसान था तो आप गलत हैं। स्पेसएक्स ने अरबों रुपए जलाए हैं। उनके रॉकेट्स हवा में फट जाते थे और स्पेसएक्स बैंकरप्ट होने के बिल्कुल करीब पहुंच गया। दर हकीकत उस वक्त एलन मस्क ने खुद माना कि अगर अगले कुछ लॉन्चेस में हम कामयाब ना हो सके तो स्पेसएक्स ख़त्म हो जाएगा। 2008 was brutal. 2008 we had the third consecutive failure of the Falcon 1 rocket for SpaceX. Tesla almost went bankrupt. We closed our financing round 6 p.m. Christmas Eve 2008. It was the last hour of the last day that it was possible. We would have gone bankrupt 2 days after Christmas otherwise. 2008 एक बहुत बुरा साल था। स्पेसएक्स के फाल्कन रॉकेट की मुसलसल तीसरी नाकामी थी। टेस्ला भी दिवालिया होने के करीब थी। एलन मस्क के मुताबिक उन्होंने अपनी फाइनेंसिंग अराउंड क्रिसमस ईव 2008 शाम 6 बजे आखिरी दिन आखिरी घंटे में क्लोज की। अगर वो ऐसा ना करते तो क्रिसमस के 2 दिन बाद उनकी कंपनी दिवालिया हो जाती। लेकिन फिर 28 सितंबर 2008 को जब पूरी दुनिया एक माली बहरान से गुजर रही थी,
स्पेसएक्स ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उनका फैल्कन 1 पहला रॉकेट कामयाबी से लॉन्च हुआ और अर्थ के ऑर्बिट तक पहुंच गया। No privately developed launch vehicle company had ever achieved Earth orbit. Everybody tried and failed. Weeks later, I think we had the first successful flight of Falcon 1. We buckled the stage on the way to Kwajalein, and we still managed to get that rocket to orbit. SpaceX has designed and developed this vehicle from the ground up, from a blank sheet of paper. Only about 550 people on the team, and we've just managed to do what very few companies around the world have ever done. लेकिन इस सब के बावजूद सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्पेसएक्स आज पैसे कैसे कमाता है। पता ये चला कि इलोन मस्क की ज़बरदस्त कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटजी ने स्पेसएक्स को 3 ऐसी इनक्रेडिबल सुपर पावर्स दी। पहली सुपर पावर है सस्ता, बेहतरीन, टिकाऊ। नासा का स्पेस शटल 27,500 किलोग्राम सामान स्पेस में ले जाने के लिए $1.5 बिलियन लेता था, यानी 54,500 पर किलोग्राम। फिर आया स्पेसएक्स का फैल्कन 9। आप जानते हैं उसने वही काम कितने में किया? 20 गुना सस्ता, सिर्फ $62 मिलियन में। तो जहां बोइंग जैसी कंपनीज एक सामान को ले जाने में 54,500 ले रही थी, वहीं स्पेसएक्स ने वही काम $2,720 पर केजी में कर दिखाया। और इसका नतीजा, नासा ने स्पेसएक्स को अरबों डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू कर दिया। दूसरी सुपर पावर डोमिनेशन। इस सस्ती लागत की वजह से सिर्फ 2023 में स्पेसएक्स ने 10, 20 या 50 नहीं बल्कि 100 रॉकेट्स लॉन्च किए। इसे स्केलिंग अप नहीं कहते, इसे कहते हैं गेम को डोमिनेट करना। जब बोइंग और लॉकहीड बार बार नए रॉकेट्स बना रहे थे, स्पेसएक्स बस अपने पुराने रॉकेट्स यूज़ करके वापस ऑर्बिट में भेज रहा था। नतीजा, स्पेसएक्स ने ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च मार्केट का 60% हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। तीसरी और आखिरी सुपर पावर, इनोवेशन, क्योंकि स्पेसएक्स हर चीज़ इन हाउस यानी खुद बनाता था। इससे कंपनी को इतनी तेज़ी से इनोवेट करने का मौका मिला जो किसी भी कंपेटिटर को नहीं मिला। और इस तरह स्पेसएक्स एक छोटे से बेबी स्टार्टअप से अब एरोस्पेस इंडस्ट्री के मार्केट का लीडर बन चुका है। अगर आप चाहते हैं कि स्पेसएक्स की तरह हम टेस्ला और एक्स पर भी कंप्लीट वीडियो बनाएं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।